ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुस्लिम अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करने वाली एक ऐसी पार्टी जिसे कुछ राजनीतिक पंडित बीजेपी की बी टीम बताते हैं तो कुछ सेक्युलरिज्म और संविधान का रक्षक करार देते हैं। साल 1927 में स्थापित इस पार्टी का इतिहास ये है कि इसका मूल नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था, जिसकी नींव हैदराबाद में निजाम के शासनकाल में रखी गई और 1948 में इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। हालांकि 1958 में इस पार्टी को दोबारा से एक्टिव करने का जिम्मा अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब ने उठाया, जो AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के दादा थे। अब AIMIM पर चर्चा इसलिए क्योंकि हाल के कुछ चुनाव में इस पार्टी को मिली जीत ने यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि क्या ओवैसी ने बड़े बड़े दलों को मुस्लिम वोट बैंक के खेल से बाहर कर दिया है या आगामी उत्तर प्रदेश बंगाल के चुनाव में असली टेस्ट होना बाकी है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सर्वजीत जायसवाल। भारतीय राजनीति में हाल के समय में AIMIM की भूमिका को लेकर चर्चा तेज है। खासकर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली 5 सीटों पर जीत और अब महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में मिली सफलता के बाद। दरअसल ओवैसी के लिए इस बार महाराष्ट्र नगर निकाय के चुनाव ने अपेक्षा से बेहतर नतीजे दिए। AIMIM ने 29 में से 24 निकायों में अपने कैंडिडेट उतारे थे, जिनमें से 125 वार्डों में उनके उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। ये आंकड़े पिछले चुनाव में जीते गए 56 वार्डों की तुलना में बहुत अधिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी की कुल वार्डों में जीत की संख्या NCP, शरद पवार और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा कई नगर निकायों में AIMIM ने समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और मनसे जैसी स्थापित पार्टियों को पीछे भी छोड़ दिया है। खुद को सेकुलर बताने वाली पार्टियों के नेता ओवैसी की पार्टी को भले ही बीजेपी की बी टीम कहकर मजाक उड़ाते हो, लेकिन अब यह मजाक उन पर ही भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह बिहार के बाद महाराष्ट्र में यह पार्टी मुसलमानों में पैठ बनाती नजर आ रही है, वो आने वाले समय में राहुल गांधी, अखिलेश और तेजस्वी यादव के बाद TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी पर भी भारी पड़ सकती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है मुस्लिम समुदाय के लोगों को खुद को सेकुलर बताने वाली पार्टियों से दूरी बनाना। दरअसल जब आप राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाली पार्टियां मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों जैसे मॉब लिंचिंग, बुलडोजर एक्शन, हिजाब मस्जिद विवाद या वक्फ बिल पर खुलकर बोलने से हिचकती है। उन्हें लगता है कि हिंदू वोटर्स इससे नाराज हो जाएंगे और इस तरह का डर भाजपा के उत्थान के बाद कहीं ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि वैसे जैसे नेताओं ने मुसलमानों में ये भावना पैदा कर दी है कि वो सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं बल्कि उन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आवाज उठाते हैं जिनकी रक्षा करने का जिम्मा कई सालों से उनकी पार्टी के सिद्धांतों में छिपा है। असदुद्दीन ओवैसी अपने समाज के साथ युवाओं के बीच भी खासा प्रसिद्ध है। इसका सबसे बड़ा कारण किसी भी मुद्दे पर बेबाकी से बात रखना है। असल में लंदन से बैरिस्टर की डिग्री, अच्छी अंग्रेजी और हिंदी में बहस करने की क्षमता ने उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बना दिया है। उनके संविधान आधारित तर्क ने उन्हें नौजवानों के बीच इंटेलेक्चुअल रेजिस्टेंस का प्रतीक बना दिया है। दरअसल ओवैसी को ये बार बार कहता हुआ सुना जाता है कि खुद को सेकुलर बताने वाली पार्टियां मुसलमानों से केवल दरी बिछवाने का काम करती है, यानी वोट तो लेती है पर उनके फायदे के लिए काम नहीं करती। उनका बयान अब लोगों के बीच अच्छा प्रभाव दिखाता हुआ नजर भी आ रहा। पिछले कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि सेकुलर पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवारों को कहीं कम टिकट दे रही है। हाल ही के चुनाव की बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव में NDA और महागठबंधन दोनों ने मुस्लिम कैंडिडेट्स पर कम दाव लगाया। हालांकि वैसे बिना किसी संकोच अपने समाज को साथ लेकर चलते हुए नजर आए और मुस्लिम समाज के लोगों ने भी उन पर भरोसा जताते हुए 5 सीटों पर जीत दिलवाया। कभी हैदराबाद आधारित रही यह पार्टी भले ही महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर खुद को सेकुलर बताने का प्रयास कर रही हो, लेकिन इसके फोकस में मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों के विकास शुरू से ही दिखता नजर आता है। पिछले साल हुए इलेक्शन की बात करें तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 5 सीटें जीती, जहां मुस्लिम वोटर्स का एक हिस्सा RJD और कांग्रेस से शिफ्ट हुआ। नतीजों से साफ दिखने लगा कि मुसलमान अब सेकुलर पार्टियों को सिर्फ बेटर ऑप्शन मानते हैं, न कि पहली पसंद। लेकिन इन नतीजों को देखकर केवल ये कह देना कि ओवैसी के लिए भारत के हर राज्य में मुसलमानों का वोट पाना आसान है, ये जल्दबाजी होगा। इसका प्रमाण आपको साल 2022 में आए UP विधानसभा के नतीजों से मिल जाएगा, जिसमें AIMIM ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन मुस्लिम वोटर्स मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को चुनते हुए नजर आए। इस इलेक्शन में पार्टी को एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली।
सपा के कोर वोटर को तोड़ने के लिए AIMIM ने पूर्वांचल पर फोकस तो किया, लेकिन वोट शेयर के आंकड़े 1% की सीमा को भी पार नहीं कर पाए। अब इस नतीजे को भांपते हुए ओवैसी के सामने 2 बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। इनमें से खुद उत्तर प्रदेश है और दूसरा पश्चिम बंगाल। बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव पर इस बार असदुद्दीन ओवैसी को उम्मीद है कि AIMIM TMC के लिए संभावित खतरा बन सकती है। यही वजह है कि उनकी पार्टी ने बंगाल में विस्तार करना शुरू कर दिया है, खासकर मुस्लिम बहुल जिलों जैसे मालदा और मुर्शिदाबाद में। इसके अलावा पार्टी के द्वारा अधिकार यात्रा भी शुरू कर दी गई है। इसके जरिए मुस्लिम वोटर्स को गोलबंद करने की योजना बनाई जा रही है। बंगाल को लेकर ओवैसी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि AIMIM पूरे जोर से सभी सीटों पर लड़ेगी। वे बार बार लोगों को ये बता रहे हैं कि बंगाल में मुस्लिमों की आबादी 40% से कहीं ज़्यादा है, पर उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ओवैसी का फोकस 100 से ज़्यादा सीटों पर है, जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक है। हालांकि TMC का मुस्लिम वोट बैंक मजबूत रहा है, लेकिन हाल के असंतोष जैसे विकास की कमी, भेदभाव और रोहिंग्या मुद्दों पर TMC की चुप्पी का फायदा AIMIM को मिल सकता है। वही तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित नेता हुमायूं कबीर का नया दल जनता यूनियन पार्टी भी AIMIM से गठबंधन करना चाहती है। ओवैसी 120 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या ओवैसी बिहार के बाद बंगाल और बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में अपने समाज के लोगों को वोट बैंक अपनी तरफ करने में कितना कामयाब हो पाते हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करने के साथ हमारी बाकी प्लेटफॉर्म्स जैसे X, फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।